हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर संधि के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर दे रखा है। हमने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी बात जो हमारा काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य रस है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने जो हमारा बीए लेवल का था जिसके अंदर हमारे काव्य हेतु थे, काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइंस का उदात्त सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। और इसके बाद में निबंध दे रखे थे, तो एक तो कविता क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक था हमारे शीर्ष के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कहानियां दे रखी थी, कफन, पुरस्कार और यही सच है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा हमारे सिलेबस के अंदर बचा क्या है? एक तो हमारा सिलेबस के अंदर रह गया हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और उसकी कुछ बोलियां दे रखी है, वो हमारे को देखना है। वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ मैंने छोटा मोटा तो आपको बता दिया, पर उसको एक अलग क्लास के अंदर बढ़िया से देखेंगे। फिर हमारे इसके अंदर रह गया है कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस में जो बालकांड है, बिहारी रत्नाकर है और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। ये तो टॉपिक हमारे जो स्नातकोत्तर स्तर उसके अंदर रह गए हैं। और इधर हमारा जो व्याकरण है, ये व्याकरण और कुछ जो हमारे पत्र साहित्य वो दे रखा है। ये तो ज्यादा अब सिलेबस नहीं बचा है। आज हम इसके अंदर संधि के बारे में देखेंगे, और संधि के मोटा मोटी 3 प्रकार होते हैं, उनमें से हम सवर संधि उसको अच्छे से देखेंगे। तो पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि संधि आखिर है क्या। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जहां पे भी हिंदी सब्जेक्ट लगता है, चाहे वो अनिवार्य हो और चाहे वो ऐच्छिक हो, वहां पर हमारे को संधि का जो टॉपिक है वो मिलता ही मिलता है। और संधि से संबंधित ऐसा जहां पे हिंदी सब्जेक्ट जोड़ा गया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया जिसके अंदर संधि से संबंधित कोई क्वेश्चन ना आया। 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो फिर संधि से संबंधित क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं बनती है। और आज इस क्लास के अंदर मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि उसके बाद में आपको संधि कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। संधि संधि है वो एक संस्कृत का शब्द है। संधि है वो किसका है? संस्कृत का शब्द है। संधि शब्द का निर्माण सम धन धी, सम के यहाँ पर ये जो हलंत लगा हुआ है, सम धन धी शब्दों के योग से हुआ है, जिसका अर्थ है समान रूप से धारण करना। तो ये तो इसकी साधारण सी जो बातें हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि संधि आखिर है क्या। तो संधि सम धन धी, इसकी जब हम संधि यानी जो संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन धी 2 टुकड़े बनते हैं, तो इसका मतलब होता है समान रूप से, सम यानी समान और धी यानी धारण करना, समान रूप से धारण करना। संधि शब्द का अर्थ यानी संधि शब्द का जो अर्थ है वो निकलता है मेल या समझौता। यानी मेल का मतलब किसी को मिलाना, और समझौता का मतलब होता है 2 पक्ष होते जिसमें आपस में समझौता करा दे, तो दोनों अलग अलग होते, उनको जब आपस में हम समझौता करा दे तो दोनों आपस में वो मिल जाते। तो मेल या समझौता इसका साधारण सा अर्थ होता है। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा की, यानी जो संधि है उसकी परिभाषा हम क्या डिसाइड करेंगे। तो देखिए, 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। और एक परिभाषा मैंने नीचे लिखी है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए, कहीं जो गाइड है उसके अंदर लिखा हुआ 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और नीचे लिखा हुआ 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो अलग अलग गाइडों में अलग अलग परिभाषाएं हमारे को देखने को मिलती है। कहीं पे ध्वनियां दे रखी है और कहीं पे वर्ण दे रखा है। दोनों ही परिभाषाएं हैं अपने आप में शुद्ध है, अपने आप में सही है। अब हमारे को मानना है कि 2 ध्वनियों के हिसाब से माने या 2 वर्णों के हिसाब से माने। तो देखिए, वर्ण तो इसके अंदर होते ही है। जैसे मान लिया हम आगे संधि देखेंगे, तो उदाहरण लेते हैं हम, जैसे विद्यालय की बात करें, ये हमारे विद्यालय जो शब्द है, इसके अंदर विदा और इधर आले, ये 2 शब्द हुए, और यहां पर बीच में संधि हो रही है। जहां पे ये प्लस का निशान जिसको धन बोला जाता है, ये प्लस का निशान जहां पे लगता है उसमें यहां पर संधि होती है। तो इसमें से जैसे विद्या की बात करें तो इसमें से आ निकलता है,
और इसके अंदर से आ है, तो दोनों आ और आ मिलके आ बने हैं, आ और आ मिलके आ बने। तो यहां पर जहां पर हो रही है तो इनको हम वर्ण बोलते हैं, इनको वर्ण बोलते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहती है। तो इस हिसाब से हमारी ये संधि की परिभाषा सटीक है, सही है। ठीक है, अब दूसरा हम एक उदाहरण और लें, तो इसको मैं एक बार थोड़ा इरेज करता हूं। जब हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो देखिए दूसरे हम उदाहरण की बात करें तो हमने एक शब्द लिया दुर्जन, जो हमारे विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब यहां पर इसकी जब हम संधि बनाते हैं, इसकी जो संधि विच्छेद करते हैं, तो दू और फिर विसर्ग लगता है और फिर हमारा शब्द आता है जन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का ही ये जो ऊपर वाला जो र है वो बना है। तो अब जो विसर्ग है वो एक ध्वनि है, विसर्ग है वो एक क्या है, ध्वनि है। तो अब जब हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ते हैं, तब तक हमारे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहें तो ये परिभाषा सटीक है। अब आगे आता है दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहां पर देखो विसर्ग संधि में यहां पर ध्वनियां हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही परिभाषाएं ठीक है, दो ध्वनियों के मेल से भी होता है और दो वर्णों के मेल से भी होता है, पर ज्यादा सटीक ये परिभाषा है, क्योंकि जो हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो वहां पर भी ध्वनियां होती है, उसमें से ध्वनि तो निकलती है। तो दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहें तो ज्यादा उचित होगा। बाकी परिभाषा ये भी सही है। तो मैंने आपको दोनों परिभाषाएं वो अच्छे से समझा दी है, अब आप अपने हिसाब से देख लो। गाइडों में दोनों ही परिभाषाएं दी हुई होती है, कहीं पे दो ध्वनियां लिखी हुई होती है और कहीं पे दो वर्ण लिखा हुआ होता है, और दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आगे देखो, आगे बात करें संधि विच्छेद, यानी ये तो एक संधि हो गया। अब संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिए शब्दों या पदों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जिस प्रकार हमने विद्यालय शब्द का उदाहरण लिया, तो विदा हमारा इधर हो गया था और आले हमारा इधर हो गया था, विदा और आले दोनों अलग अलग हो गए, तो ये विच्छेद हो गया, इनको हमने अलग अलग कर दिया। तो संधि और विच्छेद समझ में आ गया। अब संधि और समास में अंतर क्या होता है, यानी संधि कहां है, समास कहां है, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय चार टॉपिक दे रखे हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों को शब्द निर्माणकारी शक्तियां कहा जाता है। शब्द निर्माणकारी शक्ति, शब्द निर्माणकारी शक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। संधि से भी होता है, समास से भी होता है, उपसर्ग से भी होता है और प्रत्यय से भी होता है। चारों को हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब संधि और समास में हम अंतर देखते हैं, क्या अंतर होता है। तो देखिए संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। पहला अंतर यह है कि हमने परिभाषा पढ़ी है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। और समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। तो पहला अंतर तो ये है, यहाँ पर वर्ण होते हैं संधि में और समास में शब्द होते हैं। संधि पदों को अलग करने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है, जो अभी हमने बताया। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो हमने बताया आपको कि जो पद होते हैं उनको अलग अलग करना है, वो विच्छेद कहलाता है। तो संधि पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। और समास पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वह विग्रह कहलाती है। तो समास विग्रह हो गया और संधि विच्छेद हो गया, समझ गए। तो ये मोटा मोटी इसके अंदर अंतर है। आगे देखो, अब हमने यहां पर उदाहरण लिया है कि जो ऊपर हमने पढ़ा था कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। तो देखिए विद्याधन आले, विद्यालय, ये संधि, तो यहां पर वर्णों का मेल हुआ है, मैंने आपको ऊपर उदाहरण में समझा दिया। और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यह समास है क्योंकि यहां पर शब्दों का मेल हो रहा है, यानी राष्ट्र एक अलग है, राष्ट्र एक अलग है और पति एक अलग है। दोनों शब्दों को हमने मिलाया, दोनों शब्दों को हमने मिलाया, इसमें संधि नहीं हुई है, और दोनों शब्दों को मिलाकर हमने एक शब्द नया बनाया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो जहां पे शब्दों का मेल होता है वहां समास होता है, और जहां वर्णों का मेल होता है वहां पर क्या होता है, संधि होता है। तो दोनों उदाहरण से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं संधि के प्रकारों की।
तो मोटे रूप से हम देखें तो संधि के हमारे हिंदी में 3 प्रकार किए गए हैं। मोटे रूप से हिंदी में संधि के 3 प्रकार किए गए। कौन कौन से? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ये विसर्ग संधि है ना, इस प्रकार है, यहां पर थोड़ा गलत है, ठीक है। विसर्ग, यहां पर भी ये वी है, ठीक है, विसर्ग। तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। 3 प्रकार की संधि हमारे हिंदी के अंदर चलती है। अब इसके अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात करें तो हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 उपभेद किए गए हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद किए गए। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, इसके कुछ नियम बताए गए। तो हमारे स्वर संधि है, उसके 5 उपभेद, और ये 5 उपभेद महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन पूछते ज्यादा क्वेश्चन है वो स्वर संधि से पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? स्वर संधि से पूछे जाते हैं। और स्वर संधि को अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम पहली बात करते हैं कि जो स्वर संधि है वो है क्या। तो देखिए स्वर संधि, स्वर संधि की बात करें तो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, प्रथम शब्द के, अब देखिए हमने कोई सभी शब्द लेते हैं तो उसके अंदर जैसे संधि होती है तो वो संधि है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने शब्द लिया गजानन, गजानन, ये हमने शब्द लिया। तो पहले तो संधि से पहले मैं बता दूं आपको, 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है गजानंद, एक तो होता है गजानंद और एक होता है गजानन। तो हमारे को अभी गजानंद के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूं। पहले हम संधि के बारे में समझ लेते, फिर शब्द के बारे में समझाऊंगा आपको। तो इसको मैंने इरेज किया। अब देखिए गजानंद जो हमारे सामने शब्द है, तो इसमें देखो एक तो हो जाएगा हमारा गज और एक हो जाएगा आनंद। ये हमने 2 इसके टुकड़े कर लिए, यानी इसका विच्छेद कर लिया। यहां पर संधि है और यहां संधि विच्छेद है। अब देखिए परिभाषा, हम स्वर संधि की परिभाषा से समझते हैं इसको, कि स्वर संधि की परिभाषा प्रथम शब्द के अंतिम स्वर। तो प्रथम शब्द ये है गज, उसका अंतिम स्वर, तो उसके से हमारे से इसमें से ए बाहर आ रहा है। जब इसके हलंत लगा देंगे, यानी जो ये गज शब्द है, यहां पर हमने गज लिख दिया, इस गज शब्द के जब हलंत लगा देते हैं तो इनमें से ए बाहर आ जाता है, ए वो बाहर निकल जाता है, बाहर आ गया। और अभी आगे कह रहा है दूसरे शब्द के प्रथम स्वर में परस्पर मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है। अब ये दूसरा शब्द ये इसमें से आ बाहर आया, ये हो गया हमारा आ, ठीक है। होने से विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये स्वर संधि की हमने परिभाषा पढ़ ली है। अब ये किस स्वर संधि का उदाहरण है वो हम आगे देखेंगे। यहां हमने को सिर्फ इतना ही समझना है कि स्वर संधि है वो होती क्या है। तो स्वर संधि में क्या होगा कि जो जहां पर भी ये प्लस का निशान लगेगा, उस प्लस के निशान के यहां पर हमारे दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। तो इसमें से हमारे को जो भी स्वर होगा वो स्वर बाहर निकालना है, और आगे वो स्वर है वो लगा हुआ रहेगा। तो अब ये यहां दोनों के बीच में क्या हो गई है? संधि हो गई है। और दोनों ही स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। दोनों ओर जब प्लस के निशान के दोनों ओर स्वर होते तो वहां पर स्वर संधि होती है। तो ये तो हो गई स्वर संधि की परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं जो एक तो गजानन शब्द है और एक गजानंद शब्द है। तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए हमने एक शब्द लिखा गजानन, तो इसका तो हमने जब टुकड़े किए थे तो इसके टुकड़े हुए थे हमारे गज और आनंद, आनंद हुए थे, ठीक है। और एक होता है गजानंद, गजानंद, तो इसके टुकड़े होते हैं गज धन आनंद। अब देखिए इन शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए गजानंद हम व्याकरण की बात करें तब है, बाकी तो गजानंदी शब्द तो शुद्ध ही है, पर व्याकरण के हिसाब से गजानंद शब्द शुद्ध होता है, गजानंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि गज का मतलब होता है हाथी, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। और आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब होता है मुख। तो जिसके हाथी का मुख लगा हुआ हो उसे गजानंद कहते, इसलिए गणेश को गजानंद कहते, उसके हाथी का मुख लगा हुआ इसलिए वो गजानंद है। और गजानंद का मतलब होता है गज, गज का मतलब हो गया हाथी, आनंद का मतलब होता है मजा, जिसके हाथियों का मजा हो
उसको गजानंद कहते। तो इसीलिए तो ये शब्द है वो गलत है व्याकरण की दृष्टि से। तो आप गजानन और गजानंद में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि सवर संधि है, उस सवर संधि के 5 उपवेद किए गए। सवर संधि के कितने उपवेद किए गए? 5 उपवेद किए गए। वो उपवेद कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो सवर संधि के 5 उपवेदों की बात करें हम, तो पहला जो उपवेद है वो हमारा आता है दीर्घ सवर संधि। पहला उपवेद आता है दीर्घ सवर संधि और आगे है। दूसरा हमारा है गुण सवर संधि, तीसरा है वर्दी सवर संधि, चौथा है यण सवर संधि और पांचवा अयधि सवर संधि। तो ये हमारे 5 उपवेद हो गए सवर संधि के। और इन 5 उपवेदों को आज इस क्लास के अंदर हम अच्छे से देखेंगे, एक एक को उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद में मेरी ऐसी रहेगी कि कोशिश कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि आज के बाद में आपको संधि कहीं भी ना देखनी पड़े, संधि से संबंधित आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत ना हो। अच्छे से आप क्लास में बने रहना। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो लाइक नहीं करते हो, किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कोई कमेंट नहीं करते हो, आपकी प्रतिक्रिया से हम मोटिवेट होते हैं। तो आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर करें। अब देखिए हम जो पहला जो हमारा उपवेद किया गया सवर संधि का वो देखते हैं। पहला जो उपवेद है वो है दीर्घ सवर संधि, और दीर्घ का मतलब हो जाता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या हो जाता है? बड़ा। तो इसके अंदर बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा कैसे होगा कि हमारी जो सवर संधि है वो किसके आधार पर चलेगी? सवरों के आधार पर। तो सवर हमने देखिए ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमारे सामने ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 हमारे सामने सवर आ गए। 11 हमारे सामने सवर आ गए और इन 11 सवरों के आधार पर हमारी सवर संधि है वो चलती है। सवर संधि है वो चलती है, क्योंकि यहाँ पर मेल जो होगा वो सवरों में ही होगा, व्यंजन इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो व्यंजन संधि में होगा। तो सवर में दीर्घ जो सवर संधि है, दीर्घ का मतलब हो जाता है बड़ा। बड़ा का मतलब है जो छोटा सवर होगा वो बड़ा हो जाएगा। कंडीशनें कैसी कैसी बनेगी वो देख लेते हैं कि देखो ए और ए, यानी जो प्लस का निशान होगा, जो अभी हमने संधि विच्छेद विद्यालय शब्द के टुकड़े विदादन आल्य करके देखे, तो जहां पर हम टुकड़े करेंगे तो इधर है ना जो प्लस का जो बीच में जो प्लस का निशान होता है उस प्लस के इधर और इधर, तो प्लस के निशान के इधर ए भी आ सकता है और इधर भी ए आ सकता है। तो दोनों ओर अगर ए आए तो भी हमारे को बनाना क्या है? आ बनाना है। दोनों कंडीशनों में क्या बनेगा? आ बनेगा। इधर अगर ए आ जाए यानी इस प्लस के निशान के इधर ए आ जाए और इस साइड में अगर आ जाए तो भी हमारे को बनाना क्या है? आ बनाना है। प्लस के निशान के इधर आ जाए, इधर भी आ जाए तो भी हमारे को आ बनाना है। प्लस के इधर आ जाए, इधर आ जाए, यानी 2 कंडीशन हो गई ना, ये रही एक ये रही, ऐसी कंडीशन हो जाए तो भी हमारे को बनाना आई है। यानी का मतलब ए और आ जहां कहीं भी आए, चाहे वो किधर भी कैसे भी हो, उस कंडीशन में हमारे को बनाना आई है, क्योंकि ऐसे बड़ा आ होता है। और हमने दीर्घ संधि में सवर संधि में पढ़ा है कि दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है, तो हमारे को उसको बड़ा कर देना है। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या काम करेगा कि ए और आ तो आ गए हैं, 2 सवर तो हमने ले लिए, अब 2 सवर ये रहे आगे वाले, 2 सवर आगे वाले ये रहे। तो इसके अंदर क्या होगा? अगर इधर छोटा ई आए और इधर छोटा ई आए तो भी हमारे को बड़ा ई बनाना है। इधर छोटा ई आए, इधर बड़ा ई आए तो भी बड़ा ई बनाना है। दोनों ओर बड़े बड़ा ई आए तो भी बड़ा ई बनाना है। और एक और बड़ा ई आए और इधर छोटा ई आए तो भी हमारे को बड़ा ई बनाना है। तो कहने का मतलब यहां पर भी हमारे को बड़ा ई करना है, तो यहां पर आ हो जाएगा और यहां पर बड़ा ई हो जाएगा। यही कंडीशन सेम है वो ऊ में काम करेगी कि हमारे को बड़ा ऊ बनाना कब है कि दोनों ओर अगर छोटे ऊ आए तो भी बड़ा ऊ बना देना है, दोनों ओर बड़े ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बना देना, एक और छोटा ऊ आए एक और बड़ा ऊ आए तो भी हमारे को बड़ा ऊ बना देना है। तो इसको आपको अच्छे से देख लो, मैं एक बार वापस इरेज कर देता हूं।
ये जो कंडीशन है हमारे सामने पैदा होगी। सवर संधि के अंदर जो दीर्घ सवर संधि है, उस दीर्घ सवर संधि के अंदर ये 3 कंडीशन हमारे पैदा होगी। तो हमने कौन से 6 सवर है वहां पर काम में ले लिए, ए और आ हो गया, छोटा ई और बड़ा ई हो गया, छोटा और बड़ा ऊ हो गया। 6 सवरों को हमने किसके अंदर काम में ले लिया है, हमारा दीर्घ सवर संधि है उसके अंदर काम में ले लिया। अब इनको चारों को जो ये कंडीशनें बन रही है, ये चारों चार कंडीशन बन रही है, तो मैंने यहाँ पर इसके उदाहरण लिए हैं। इन उदाहरणों से हम समझेंगे कि ये कंडीशन कैसे बनेगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण लिए, तो उदाहरण हम सिर्फ एक एक उदाहरण ही ले सकते हैं, क्योंकि क्लासें हैं वो बड़ी होती है सिर्फ समझाने के लिए। बाकी आपको इसको अच्छे से समझने के लिए जितना ज्यादा आप खुद से अभ्यास करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे तो आपको शब्दों की जो प्रकृति है, शब्दों की जो डिजाइन है वो समझ में आ जाएगी, कौन सा शब्द किस डिजाइन का होता है। क्योंकि जिस प्रकार हमने इंद्र लिखा, ठीक है, अब इंद्र लिखा तो इंद्र हम ऐसे ही लिखते हैं। दूसरी बात, ईश्वर लिखा तो ईश्वर हमें ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे को पता लगाना है कि कहां पे छोटा ई आएगा और कहां पे बड़ा ई आएगा। ये कंफ्यूजन जब तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक आप संधि को अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको संधि अच्छे से आती है, पर एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, उसकी यही वजह होती है कि एग्जाम में आपको पता नहीं चलता है कि यहां पर हमारे को, क्योंकि उदाहरण में है ना वो 4 जो ऐब सद दे रखे होते हैं, उन चारों में एक जगह इंद्र के ना वो ऐसे बड़ी मात्रा होती है, एक जगह छोटी होती है, कहीं पे इधर वाले में हलंत लगा हुआ था। तो ये छोटी छोटी बारीक जो गलतियां होती है उसी कारण आप उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाते हो। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि देखो यहां पर थोड़ा इरेज करते हैं। जितना अच्छे से मैं समझा सकता हूं उतने अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आज के बाद में आपको संधि कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमने शताब्दी शब्द लिया, तो पहले कंडीशन है हमारी शतधन अवधि। अब यहां पर कुछ लोग हैं वो जैसे मान लिया शतधन आब्दी भी कर देंगे, शतधन आब्दी भी कर देंगे। तो आब्दी करोगे तो भी यहां पर ए और यहां पर आ है तो भी कंडीशन वही बनेगी, आ बनेगा, पर वो आपकी संधि गलत हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि शतधन अवधि होता है, अवधि नहीं होता है। तो ये क्योंकि ये कुछ जो विद्यार्थी है वो कमेंट करके ऐसे भी हो सकता है वैसे भी होता है, क्योंकि खुद से जो एक अवरिष्ठ स्मार्ट जो विद्यार्थी होते हैं ना वो खुद से नेम लगाते हैं, तो वो खुद से नेम है वो यहाँ पर काम नहीं करते। तो शतधन अवधि, तो हम देखिए यहां से ए बार निकल रहा है, कहां से, इस शत में से, क्योंकि स और त इसके जब हलंत लगा देते हैं तो ए बाहर आ जाता है और आगे हमारा ए है। तो इसमें एक कंडीशन बनेगी कि जो भी हमारे जो सवर संधि के जो उदाहरण है उसमें जो आगे वाला शब्द है जिन्हें टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद में यहाँ पर जो प्लस लगेगा उस प्लस के आगे वाला जो शब्द होगा वो हमेशा ही सवर ही होगा, वो सवर से स्टार्ट होगा। तो एक तो आप ये पहचान कर लोगे आपकी कि वो सवर से ही स्टार्ट होगा। तो देखो ए और ए है तो कंडीशन ये बन रही है, तो हमने ऊपर देखा है कि उसको आ बनाना है, तो हमने इसको आ बनाया, तो यहां पर ये है वो आ बन गया, तो आ है वो इसके अंदर जाएगा, तो हमारा ता हो जाएगा शताब्दी, शताब्दी शब्द बन गया। दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या आ रही थी कि शिवालय शब्द लिया हमने, शिवधन आले, तो यहां पर ए हो रहा है, शिव वै के जब हलंत लगाएंगे तो ए बाहर आ रहा है और आले में से आ हमारा आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, ए के बाद में अगर आ जाए तो भी हमारे को बनाना क्या है, आ ही बनाना है। तो हमने शिवालय का जो संधि विच्छेद किया, शिवधन आले, तो शिवालय हो गया। दूसरी बात, तीसरा जो कंडीशन बन रही थी शिक्षालय, वो कैसी कंडीशन थी, शिक्षा, तो इसमें से आ बाहर निकल रहा है, आ बाहर निकल रहा है, और इधर आगे क्या है, इधर भी आ है, तो भी हमारे को बनाना क्या है, आ ही बनाना है। तो हमारा यहाँ पर आ और आ बन के आ हो गए, तो शिक्षालय हो गया। दूसरी बात परीक्षार्थी, तो परीक्षाधन अर्थी, ये कंडीशन हो रही, इधर आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया, तो भी हमारे को बनाना आइए। अब देखिए उदाहरणों को हम पहचानोगे कैसे कि ये दीर्घ सवर संधि के उदाहरण है, ये दीर्घ सवर संधि के उदाहरण है। तो हमने बताया कि यहाँ पर जैसे शब्द को देख के आप कैसे पहचानोगे, शब्द को देख के आप कैसे पहचानोगे, तो आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तो आप शब्दों के टुकड़े करना पहचान जाओगे कि टुकड़े कहां से होगा। तो मेन दिक्कत आती है कि आपको टुकड़े कहां से करना है। तो देखिए मैं एक बार इसको इरेज करता हूं कि टुकड़े कहां से करने हैं आपको। तो देखो टुकड़े करने के लिए आप देखिए शब्द को, जैसे शताब्दी शब्द आया, शताब्दी शब्द आया, तो यहाँ पर देखिए टुकड़े या तैन बीच में तावा यही होगा, यहां पर वाह होगा,
तो अब देखिए सभी में आ हो रखा बड़ा, तो दीर्घ हो रखा है, दीर्घ हो रखा है, टुकड़े जहां से हो रहे हैं यहाँ पर सभी में दीर्घ हो रखा है। तो शतधन अवधि, शिवधन आले, शिक्षाधन आले, परीक्षाधन अर्थी, ये जितने ज्यादा आप टुकड़े, ज्यादा नेम कायदे इसके अंदर है नहीं, एक बार देखोगे अच्छे से समझोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको एग्जाम में, जैसे एग्जाम में मैं जब एग्जाम देने के लिए जाता हूं, एग्जाम में पेपर को देखता हूं, जहां पर भी संधि का कोई उदाहरण मेरे को नजर आता है, तो मेरे को उदाहरण देखते ही उसके टुकड़े दिमाग में आ जाते हैं कि इसके ये टुकड़े होंगे, और टुकड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें ये निकला, इसमें ये निकला। फिर आपको नियम कायदे याद रहते और तुरंत से आप उसमें से संधि पकड़ लेते हो, तो ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, यहां से आपको टुकड़े करने, और इसमें सभी में जो दीर्घ हो रखा है, सभी में दीर्घ हो रखा है, और दीर्घ का मतलब बड़ा हो रखा है, तो सभी में बड़े आएंगे बीच में जहां से ये टुकड़े होते। आगे देखिए, ए वाला हमने अच्छे से समझ लिया, ए और आ आते तो हमारे को बनाना आई है, ए और आ आते जहां पे तो बनाना क्या है, हमारे को आई बनाना है। तो ये पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारी ई वाली है। दूसरी कंडीशन में होता है रविंद्र। रविंद्र शब्द है, तो रविंद्र है वो हो गया रवि धन इंद्र। अब रविंद्र शब्द है, कुछ लोग ऐसे लिख देते रविंद्र, अब ऐसे लिख देते, उनका क्या करें भाई, क्यों, क्योंकि संधि के हिसाब से ये शब्द है वो गलत है। क्यों कर देते, जब हम एग्जाम में उदाहरण देखते हैं, ए बे से और दे, वो ए बे से दे वाला जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही खराब है। क्यों कि वहां से हमारी ऐसी मानसिकता हो रखी है कि हम तो वहां पर देख के पकड़ लेंगे, पर वहां पर शब्दों में जो रविंद्र और ये इस प्रकार लिखे हुए रहते और हम उसको अच्छे से नहीं पकड़ पाते। अब देखिए इसके टुकड़े कैसे हुए। पहली जो हमारी कंडीशन थी कि ए आएगा, सॉरी ई आएगा इधर और इधर भी ई आएगा, दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे को बड़ा बनाना है। अब देखिए रवि, तो रवि है वो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है, और रवि हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। ये शब्द है वो दिमाग में आपको सेट करने पड़ेंगे, और दिमाग में सेट कब होंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को देखोगे। आप सोचते हो कि एक क्लास हमने यहां देख ली और फिर हम पारंगत हो जाएंगे, नहीं होगे। आपको जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे, जितना ज्यादा खुद से अभ्यास करोगे, उतने ज्यादा आप पारंगत होगे। हिंदी में एक श्लोक है, कई बार मैंने उसका जिक्र किया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान। तो अब देखिए रवि, तो इसके अंदर हमारा इस रवि, रवि के अंदर हम जब हलंत लगाते हैं तो हमारा ई बाहर आ जाता है, ई बाहर आ जाता है, यानी जैसे र और व हो जाता है और इसके हलंत लगाते हैं हमारा ई बाहर आ जाता है, और इधर हमारे ई है ये इंद्र के अंदर, और जब इसको हम मिलाते हैं तो इसको बड़ा करना है, बड़ा ई बना देना है। तो बड़ा जब ई बनाएंगे तो ये छोटा है और ये छोटा है, तो ये ई वाली मात्रा जब इसमें जाएगी तो वी है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए रविंद्र शब्द ऐसा लिखा जाता है, इसके हिसाब से नहीं लिखा जाता है। अब जब हम उदाहरण देखते हैं तो हमारे इसके टुकड़े रवि धन इंद्र होते हैं, तो जिनको संधि का नॉलेज नहीं होता है वो ये शब्द देखकर इस प्रकार के रविंद्र को टिक करके आ जाते हैं और उसका नंबर जोड़ लेते हैं, 2 नंबर तो ये हो गए हमारे, और ये घर आकर गलत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो हिंदी को एक बापड़ी भाषा समझ रखा है कि हिंदी क्या है, हिंदी को तो कभी पढ़ लेंगे, हिंदी में क्या होता है। और जब वो 10वीं 12वीं तक होता है तो वहां पर क्वेश्चन कहते आता है, रामू क्या कर रहा था, रामू भैंस चरा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वो कहानियां जो पाठ दे रखे उनमें से वो करके आ जाते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए तो 2 श्लोक याद करके चले जाते हैं, और वो 1-2 गद्यांश आ जाता है उस गद्यांश में से कर लेते, और 33% और 36% वाला आंकड़ा क्लियर करके पास हो जाते, और उनको लगता है हिंदी में क्या पढ़ना है। परंतु हिंदी में पढ़ना पड़ता है जब कंपटीशन एग्जाम होता है, और उसी के हिसाब से वो जो पीछे जो 10वीं 12वीं करके आते हैं वो जाते हैं फिर ऐसे सीना चौड़ा करके। हिंदी में क्या है, हिंदी के तो सारे प्रश्न जैसे 25% दे रखे ना हमारे, जैसे कोई 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 25 हिंदी के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे, तो उस इंग्लिश वाले को रात दिन पढ़ते, हिंदी वाले को 25 ऐसे करके आए, फिर यहाँ पर आकर मिलाते तो 5% सही होते हैं उनके, 20% गलत हो जाते, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं पूरे करके आए तो कम से कम 24% तो पक्का सही होंगे मेरे, और यहाँ आने के बाद में 5% सही होते हैं। तो यही कंडीशन है हिंदी की, हिंदी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे वाला जो उदाहरण है उसकी बात करें तो दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, हरीश शब्द हमने लिया, हरीश शब्द हमने लिया, इसके अंदर क्या होगा, हरि, हरि हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, हरि और ईश।
ईस है वो हमने ऐसा ही, तो कुछ शब्दों को आपको दिमाग में, जैसे ईस हो गया, ईश्वर हो गया, इंद्र हो गया, इक्षा हो गया, ऐसे जो शब्द है जिनको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति कैसी, इसकी डिजाइन कैसी है, वो डिजाइन आपके दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। तो ईस हमेशा ऐसा ही लिखते हैं। अब देखिए हरि, उसके अंदर हमने ये हलंत लगाएंगे तो हमारी क्या बाहर आएगा, छोटा ई बाहर आएगा, और इधर बड़ा ई होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारे, एक तो छोटी और एक बड़ी, तो बनाना क्या हमारे को बड़ी करना है, बस इतना सा तो करना है। तो हरि धन इस, तो इसको हरि, इसको हमारे को री है, उस री को बड़ा कर देना, तो इस री को बड़ा करते हैं, हरि से शब्द ऐसा बन जाएगा। देखिए सभी में ये बड़े ई आ रहे हैं सभी, क्योंकि दीर्घ होगा तो छोटे का कोई काम ही नहीं है, बड़ा ही रखना है। सतीश की बात करें तो सती, अब सती शब्द है तो सती को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, सती हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। तो सती है वो शुद्ध ये है सती। तो सती यहाँ पर बड़ा ही हो रहा है, इधर बड़ा ही हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इधर भी ईस की बात करें तो बड़ा ही हो रहा है। तो दोनों ओर अगर बड़ा ही आए तो भी बड़ा ही बनाना, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सतीश के सिर्फ इस ई वाले को हटा कर सही तो लगाना है, बस सतीश हो जाएगा। फणींद्र की बात करें तो फणींद्र में भी यही है कि इधर तो है बड़ा ई और इधर है छोटा ई, दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो फणींद्र है तो हमारे को सिर्फ क्या करना है, इस ई को, इंद्र वाले ई को हटा के सिर्फ आगे यही तो लगाना, फणींद्र बस। तो ये हो गए हमारे ई वाले। तो हमने ए और आ के बारे में देख के आ कर दिया, और छोटा ई और बड़ा ई को देखकर हमने बड़ा ई कर लिया। तो दो हमने स्वरों के बारे में देख लिया, ई वाला और ए वाला। अब आगे है जो उ वाला है, उसके उदाहरण देखते हैं कि उसमें कौन सी कंडीशनें पैदा होगी। उ वाले में देखिए गुरुपदेश, गुरुपदेश है, उसके अंदर इसके जब टुकड़े करें तो गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। अब देखिए एक तो होता है हमारा ये वाला, एक तो होता है ये वाला रू, और एक होता है ये वाला रू। तो ये वाला जब होता है ना वो छोटा होता है, और ये वाला है जो बड़ा होता है। तो ये आपको दिमाग में शब्दों में देखना है। तो यहाँ पर देखो ये बड़े वाला लगा हुआ है, क्योंकि सभी में बड़ा आएगा, छोटे का कोई काम है नहीं। तो गुरु उपदेश, तो गुरु धन उपदेश टुकड़े यहाँ पर हो रहे हैं, गुरु धन उपदेश। तो इस गुरु है, इस गुरु में हमने यहाँ पर देखो गुरु, ये जो है इसमें से हमने उ बाहर निकाला, छोटा उ है, ठीक है। जब गुरु लिखते हैं यहाँ पर तब तो छोटा उ है, और जब गुरु उपदेश होता है उसके अंदर बड़ा हो जाता है, और यहाँ पर हमारा इधर छोटा है, उपदेश में भी छोटा है। दोनों जब छोटे हैं तो उसको हमने बड़ा कर दिया, उसको हमने बड़ा कर दिया। तो बड़ा करेंगे तो ये जब बड़ा होगा तो गुरु उपदेश शब्द इस प्रकार होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि रह दोनों कैसे कैसे है। फिर बात करते हैं लघुर्मी। अब कुछ लघुर्मी जो इस प्रकार लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, जब संधि का नॉलेज ना हो। तो लघु उर्मी में बड़ा होगा, क्योंकि लघु यहाँ पर छोटा उ है, और यहाँ पर उर्मी में यहाँ पर बड़ा है। तो जब छोटा और बड़ा दोनों हो तो हमारे को करना क्या, बड़ा करना, बस एक ही दिमाग में रखना है, छोटा और बड़ा हो तो हमारे को करना बड़ा ही है। तो हमने बड़ा किया, और बड़ा जब करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, बड़ा करते ही हमारे ये जो लघु उर्मी है इसमें उ है, वो जो लघु वो उ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उ बड़ा हो जाएगा। अब देखिए चमुत्सा शब्द है, चमुत्सा, तो इसमें चमुधन उत्साह, चमुधन उत्साह। तो वही कंडीशन हुई कि इसके अंदर चमू है वो बड़ा है, तो बड़ा उ आया हमारे सामने, बड़ा उ आया हमारे सामने, और उत्साह के अंदर उ है वो छोटा है, उत्साह हम ऐसे ही लिखते। तो अब ये बड़ा और ये छोटा है, दोनों को मिलाकर हमारे को करना क्या है, बड़ा करना है। तो चमुत्सा शब्द इस प्रकार हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर चमू तो बड़ा है ही है, सिर्फ आगे वो जो उत्साह है वो उ को हटाकर तैसा करना है, तो चमुत्सा ऐसा शब्द बन जाएगा। अब देखिए इस क्लास के अंदर हमने जो स्वर संधि है, उस स्वर संधि का जो पहला था दीर्घ स्वर संधि, उस दीर्घ स्वर संधि को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके जो अलग अलग जो भाग किए गए थे उसके अंदर हमने जो बताया कि स्वरों पे ये काम करेगी, और स्वरों में हमने जो 6 स्वर होते हैं उन 6 स्वरों को काम में ले लिया। ए और आ, ए और आ जब आते तो उसको हमारे को आ बना देना है। जब छोटा ई और बड़ा ई आते तो उस टाइम हमारे को बड़ा ई बना देना है, और जब छोटा उ और बड़ा उ आए तो उस टाइम हमारे को बड़ा उ बना देना है। ये 3 जो यानी 6 तो स्वर हो गए,
छह स्वर हो गए और तीन हमारे सामने उसके नियम हो गए। इन तीन कंडीशनों पे ये काम करेगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। और तीनों कंडीशनों को मैंने अच्छे से समझा दिया। शब्दों को आप कैसे पकड़ोगे, सीधा का सीधा ही, क्योंकि इसके अंदर जहां पे भी टुकड़े होंगे वहां पर दीर्घ होगा, वहां पर वो बड़ा शब्द है वो आएगा। तो अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो इसके जो चार पार्ट बचे वो छोटे, ये थोड़ा बड़ा था उसके अंदर, क्योंकि हमने संधि की परिभाषा जो बेसिक नॉलेज है वो भी देखा है। तो अब जो आगे वाले जो क्लास है वो गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि है वो देखेंगे। फिर हमारा वर्धी स्वर संधि है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, वो चार वो कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। यानी हम चार क्लासों के अंदर संधि है उस संधि को कंप्लीट करेंगे। यानी दो क्लासों में स्वर संधि को करेंगे, एक क्लास में व्यंजन को करेंगे और एक क्लास में हम विसर्ग संधि को करेंगे। चार क्लासों के अंदर हमने संधि को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो बिना शर्म संकोच के आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगता है तो भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।